एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओस्टेट के सीबीजेड पेपर को। और यहाँ पे हम बॉटनी और जूलॉजी पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सेट बी का क्वेश्चन है। और हम यहाँ पे जो आंसर डिस्कशन करेंगे वो मेरे एनालिसिस पे होगा, ये कोई ऑफिशियल आंसर की से नहीं हो रहा है। सो पहला हम शुरू करते हैं बॉटनी से। तो बॉटनी का 61 नंबर को पूछा है, 61 क्वेश्चन नंबर पूछा है, वेयर कैन द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी बी सीन। सो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। सो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सीजनल चेंजेस होते हैं और यहाँ पे हमें पूरा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यानी मैक्सिमम फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। बाकी अगर बी सी डी का बात करें, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, अल्पिन फॉरेस्ट और मेडिटेरियन, यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पूछा है 62 में, सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स पूछा है, यानी कि जहाँ पे भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स तो होगा उसके साथ साथ वहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमें क्लियरली मालूम है, ये ऑप्शन में जो आंसर है फॉन फॉन को कहा जाता है भास्कुलर क्रिप्टोग्राम। और यहाँ पे सीड प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि मोनोकोटिक एंजियोस्पर्म है, लिवर और ब्राइफाइट है। जिम्नोस्पर्म तो उसमें सीड प्रोड्यूस होता है और ये भास्कुलर नेचर के होते हैं, लेकिन इनको भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स नहीं कहा जाता। सिर्फ और सिर्फ फॉन जो है उनको भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है, जिनमें सीड पाए नहीं जाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है मेडन हेयर ट्री इज, ये तो डायरेक्ट आंसर है, मेडन हेयर ट्री किसको बोला जाता है, जिंको बाइलोगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेडन हेयर फर्न किसे कहा जाता है, फर्न अगर पूछा जाए तो उसे एडियंटम कहा जाता है, उसका आंसर होगा एडियंटम अगर मेडन हेयर फर्न बोला गया। सो एडियंटम को मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। और ये वाकिंग फर्न भी होता है, इसीलिए एडियंटम कोडाटम का एक स्पीसीज है टेरिडोफाइट में, वो वाकिंग फर्न है। लेकिन यहाँ पे एक पूछ रहा है ट्री के बारे में जो कि जिम्नोस्पर्म जिंको बाइलोबा है। चलिए उसके बाद 64 की ओर। 64 पूछ रहा है, द फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय जॉन हचिनसन वाज प्रेजेंटेड इन द बुक। सो जॉन हचिनसन ने एक बुक दिया था, उसका नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 65 की ओर। व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का कौन सा पार्ट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट फ्लोएम टिश्यू के अंडर में नहीं आता। ऑप्शन है सिप ट्यूब्स, कंपानियन सेल, बास्ट फाइबर्स, वुड पैरेन्काइमा। सो देखिए सिप ट्यूब्स तो ये फ्लोएम के अंडर आ गया, कंपानियन सेल भी फ्लोएम के अंडर में आ गया, बास्ट फाइबर, बास्ट यानी फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स भी आ गया फ्लोएम के अंडर, वुड वुड यानी जाइलम। सो जाइलम पैरेन्काइमा फ्लोएम में क्या करेगा, तो ये होगा ऑप्शन डी। सो 65 का ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैपवुड इज सिनोनिमस विथ। हमें मालूम है सैपवुड आउटर टू हार्टवुड ग्रो करते हैं और सैपवुड लिविंग टिश्यू होते हैं, यानी कि वहाँ पे डिपोजिशन वगैरह नहीं होते, वो लिव होते हैं, लिविंग होता है। लेकिन जहाँ पे हार्टवुड की बात करेंगे वहाँ पे टैनिन्स, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स के डिपोजिशन के वजह से वो सेंटर में क्या करता है, डार्क कलर हो जाता है। सो यहाँ पे सैपवुड को पूछा है सिनोनिमस किसके साथ है। सैपवुड प्रेजेंट होता है आउटर टू हार्टवुड, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आउटर लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सो ये सेकेंडरी जाइलम से बना होता है, आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 67 की ओर। इंडिकेट द फीचर्स ऑफ ए डाइकोट स्टेम। सो डाइकोट स्टेम का फीचर पूछा है, डाइकोट स्टेम का फीचर पूछा है। सो डाइकोट स्टेम का फीचर, सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए भास्कुलर बंडल क्लोज्ड, क्लोज तो नहीं होगा। उसके बाद दिया है भास्कुलर बंडल स्कैटर्ड, स्कैटर्ड भी नहीं होगा क्योंकि वो रूट में पाए जाते हैं स्कैटर्ड, और वो मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं। उसके बाद पूछा है भास्कुलर बंडल्स विथ बंडल्स रेडियल, रेडियल तो रूट में अरेंजमेंट होते हैं। उसके भास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जेंट, कोलेटरल, ओपन एंड इंटरैक्ट। ये स्टेम के बारे में पूछा है, स्टेम के, इसीलिए ये होगा राइट आंसर। क्योंकि देखिए भास्कुलर बंडल कॉन्जेंट होगा, कोलेटरल होगा, ओपन, ओपन एक चीज़ जो है देखिए ओपन का मतलब है यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एलिजिबल है, इसलिए उसको ओपन टर्म यूज़ किया जाता है। बाकी में देखिए क्लोज है, कहीं पे स्कैटर्ड है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और रहा एंडर, हमेशा स्टेम में भास्कुलर बंडल एंडर कंडीशन में पाए जाते हैं और रूट में एक्सार्क कंडीशन में पाया जाता है, वो चाहे मोनोकोट का हो या चाहे डाइकोट का हो। सो यहाँ पे भास्कुलर बंडल कॉन्जेंट, कोलेटरल, ओपन, एंडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 68। What are the products of cyclic photosphorylation during
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा बाई प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट निकलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। हमें मालूम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई भी प्रकार का ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एटीपी रिलीज होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया है एटीपी प्लस ऑक्सीजन, ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद एनएडीएच प्लस ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। फोर्थ में दिया है ऑक्सीजन, ये भी नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन एटीपी प्लस एनएडीएच, हालांकि यहाँ पे भी ये गलत है क्योंकि एनएडीएच प्रोड्यूस नहीं होता है, एटीपी सिर्फ प्रोड्यूस होता है। सो इसका आंसर यही एक ऑप्शन लग रहा है जो कि फिट हो रहा है हमारे सवाल के ऊपर। सो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 69। which organelle does not participate in फोटो रेस्पिरेशन। सो जो ऑर्गेनल फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो है सी पी एम। सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, पी फॉर पेरोक्सिजम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे पेरोक्सिजम है, ये भी पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोप्लास्ट भी पार्टिसिपेट करता है। सो जो नहीं करता वो है हमारा गोल्गी बॉडी। सो डज नॉट पार्टिसिपेट बोला है तो गोल्गी बॉडी इसका आंसर होगा। उसके बाद 70 में चलते हैं। पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल शोज ए पोरफायरिन हेड। ये सही बात है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बना है पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल से। पोरफायरिन इज ए साइक्लिक टेट्रापाइरोल रिंग टू व्हिच फाइटोल टेल इज अटैच्ड। टू व्हिच रिंग ऑफ पोरफायरिन इज द फाइटोल टेल अटैच्ड। ये पूछ रहा है कि जो पोरफायरिन रिंग है, क्लोरो पोरफायरिन हेड है जो टेट्रापाइरोल, 4 पाइरोल रिंग से बना है, क्लोरोफिल का जो हेड है वो उसके उसके कौन से वाले पाइरोल रिंग में फाइटोल टेल अटैच हुआ है। सो हमें अगर देखने जाए, ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा, ये चौथा। सो 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे होगा और बीच में एम जी एटम होता है। ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। ये जो टेल पार्ट को यहाँ पे अगर देखने जाए, टेल पार्ट कौन सा कार्बन में अटैच हुआ है, टेल पार्ट हमारा इस कार्बन के इस पाइरोल रिंग में अटैच हुआ है। सो फोर्थ पाइरोल रिंग में अटैच हुआ है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ पाइरोल रिंग, फोर्थ पाइरोल रिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल इज। इसका डायरेक्ट आंसर होगा माइक्रोपाइल के थ्रू से जाने को हम कहते हैं पोरोगैमी, पोरोगैमी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रेलागो। ऑस्ट्रेलागो जो डिजीज करता है उसको कहते हैं हम स्मट डिजीज, स्मट डिजीज करता है ऑस्ट्रेलागो, रस्ट पक्सिनिया करता है। और चलते हैं 73 की ओर। पूछा है टू डिटरमाइन होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ए प्लांट मस्ट बी क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट। इसको हम बैक क्रॉस भी कह सकते हैं, बैक क्रॉस किया जाता है, या फिर टेस्ट क्रॉस भी कहा जा सकता है। टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव पेरेंट को यूज किया जाता है और बैक क्रॉस में रिसेसिव या फिर डोमिनेंट पेरेंट को यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिटरमाइन करना मतलब टेस्ट करना, होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को टेस्ट करने के लिए हम हमेशा रिसेसिव पेरेंट को यूज करते हैं, जिसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। उसके बाद 74 में पूछा है माइक्रो प्रोपागेशन इज। माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम जूस पर, प्रोपागेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स बाय ग्रोइंग सेल्स और टिश्यूज इन कल्चर मीडियम, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग स्मॉल प्लांट। सो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो माइक्रो प्रोपागेशन हम प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, जहाँ पे हम प्लांट पार्ट को टिश्यू सेल से पूरा होल प्लांट जनरेट करते हैं माइक्रो लेवल पे, इसे माइक्रो प्रोपागेशन कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 75 की ओर। पूछा है एक्सोजिनोसली बोर्न नॉन मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन आस्कोमाइसिटिस। आस्कोमाइसिटिस बोल रहा है आर कॉल्ड। सो नॉन मोटाइल तो होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होगा और एक्सोजिनोसली बोर्न होगा, और किसके अंडर में आ रहा होगा? आस्कोमाइसिटिस। सो आस्कोस्पोर हो गया, बेसिडियोस्पोर हो गया। बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटिस में प्रोड्यूस होता है, ये भी एक्सोजिनस है और नॉन मोटाइल है, लेकिन ये बेसिडियोमाइसिटिस का है। और अगर बात करें आस्कोस्पोर, ये एंडोजिनस होता है, मतलब इनसाइड होता है। हमें पूछा है एक्सोजिनस, तो जूस्पोर तो हो गया एसेक्सुअल, मोटाइल स्पोर हो गया। लेकिन जो कोनिडिया है वो हमारा नॉन मोटाइल एक्सोजिनसली प्रोड्यूस इन आस्कोमाइसिटी, यानी कि पेनिसिलियम आस्परजिलस में आपको कोनिडिया प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। चलते हैं उसके बाद 75 के बाद 76। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट ऑफ ए सीड डेवलप्स फ्रॉम। पूछा है कि सीड फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट है वो कहाँ से डेवलप करता है? वो हमारा कहाँ से डेवलप करता है? इंटेगुमेंट से। जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो बनाता है टेस्टा, जो इनर होता है वो बनता है टेगमेंट। सो ये तीनों मिला के सीड कोट को बनाते हैं, इंटेगुमेंट से बनता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं 77। व्हिच फंगस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट आयरिश फेमिन। ऑप्शन है लीफ स्पॉट ऑफ राइस, रस्ट ऑफ व्हीट, पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पीच, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए यहाँ पे सवाल गलत है, पूछा है व्हिच फंगस, यहाँ पे फंगस का नाम पूछा है, लेकिन जो नीचे दिया है वो डिजीज का नाम दिया है, डिजीज का। सो यहाँ से भी हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजीज है वो है लेट ब्लाइट पोटैटो। इसको क्या था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ने, जो फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस।
पेस्टन यानी कि लेट बाइट ऑफ पोटैटो, इसने बहुत ही मतलब तबाही कर दिया था आयरिश फैमिन करके। उसके बाद चलते हैं 78 में, व्हिच इफेक्ट डज ट्रीटमेंट ऑफ जिबरलिन हैव ऑन कैबेज लीव्स। अगर आप कैबेज को देखोगे ये पूरा एक गोल बल्ब की तरह दिखता है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारे पत्ते वगैरह रहते हैं, पत्ते पत्ते यहाँ पे इस तरह से लीफ वगैरह यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, इस तरह से लीफ कनेक्ट होके आप भी जब भी कैबेज वगैरह खाए होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच इफेक्ट डज ट्रीटमेंट ऑफ जिबरलिन। अगर हम जिबरलिन को अप्लाई करते हैं ना, तो ये क्या होगा ना, इसका इंटरनोड को इलंगेट कर देगा। इंटरनोड को इलंगेट करने से ये लंबा एक प्लांट जैसा बन जाएगा। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं बोल्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग। सो राइट आंसर इज बोल्टिंग। उसके बाद चलते हैं 79, व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर। अनरिलेटेड बोल रहा है, कौन सा पेयर इनमें से अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड। जिबरेलिन जिबरेला फ्यूजिकरी, सही बात है, क्योंकि जिबरेलिन जहाँ पे डिस्कवर हुआ था वो जिबरेला फ्यूजिकरी एक फंगस था, जो कि आज के नाम में उसको बोला जा रहा है फ्यूजारियम मोनिलिफॉर्मी, वो ही रिस्पॉन्सिबल था। इथिलीन का प्रिकर्सर है मिथियोनाइन। मिथियोनाइन एमिनो एसिड जो है वो इथिलीन बनाने के लिए मदद करता है। ऑक्सीजन एक केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। साइटोकाइनिन भाइलोजेंसिन, ये गलत है, साइटोकाइनिन भाइलोजेंसिन नहीं है, साइटोकाइनिन भाइलोजेंसिन से नहीं बनता। उसके बाद चलते हैं, सो इसका आंसर होगा 79 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं, द फेनोमेनन ऑफ सिंगल जीन कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट्स इज कॉल्ड। सो एक सिंगल जीन अगर मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेट को कंट्रोल करे, सिंगल जीन अगर मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोडोमिनेंस में दो जीन अपना डोमिनेंट इफेक्ट इक्वली दिखाता है, पॉलीजेनिक में मेनी जीन्स होते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अभी जूलॉजी शुरू हो गया, जूलॉजी की बात करते हैं। जूलॉजी में 81 क्वेश्चन का पूछा है, टू व्हिच क्लास डज प्रोटोटेरस बिलोंग्स। प्रोटोटेरस किस में बिलोंग करता है? प्रोटोटेरस यानी लंग फिश, इसको ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, फॉसिल स्पीसीज है, जो कि मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये बिलोंग, इसको लंग फिश भी कहा जाता है, और ये बिलोंग करता है पीसेस में, यानी कि मछलियों के ग्रुप में बिलोंग करता है। उसके बाद 82 में चलते हैं, व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज regarded as the phase of reconstruction and reorganization of nucleus। सो इसका ऑप्शन है प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद हो जाता है क्या, मेटाफेज में तो और ज़्यादा मतलब पूरा बिखर जाता है, एनाफेज में भी पूरा बिखर जाता है। लेकिन टेलोफेज जो है, जो कि एंड होता है सेल डिवीजन का, वहाँ पे रीअपियरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक प्रॉपरली न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है, तो उसको हम कहते हैं टेलोफेज। इसका आंसर होगा टेलोफेज। उसके बाद चलते हैं 83, in which type of linkage chromosomes do not undergo any breakage during gametogenesis and no independent assortment occurs between the pairs of genes। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से प्रकार के लिंकेज में हमारे क्रोमोजोम में ना ही ब्रेकेज होता है गैमेटोजेनेसिस में, ना ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, कुछ भी नहीं होता। सो ये कब तब भी पॉसिबल होता है जब लिंकेज बहुत ही खतरनाक से कंप्लीटली टाइट हो, जहाँ पे ये अलग ही नहीं हो सके। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखाएंगे नहीं, कि गैमेटोजेनेसिस में स्प्लिट भी नहीं होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। पूछा, इन ह्यूमंस द क्रोमोजोमल कॉम्पोजिशन ऑफ जाइगोट, क्रोमोजोमल कॉम्पोजिशन ऑफ जाइगोट डेस्टिन टू फॉर्म ए फीमेल। सो फीमेल बनाने के लिए ह्यूमन में उसका जेनेटिक मेकअप क्या होना चाहिए, और ये पूछा है, मार्क कीजिएगा, जाइगोट का। सो जाइगोट यानी हमें फीमेल का मालूम है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम होने से वो फीमेल होते हैं। सो ये हो गया हमें 44 का 44 प्लस सी, यानी कि सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो जिसका भी ये पीडीएफ है, वो ये जो भी टिक किया गया है आंसर, ये गलत है, तो उसके ऊपर ना ध्यान देके, मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो उसके ऊपर देखिए, एक्सप्लेनेशन से देखिए। पूछा है 85 क्वेश्चन, वेयर आर द टीआरएनएस ट्रांसक्राइब्ड इन द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में टीआरएनए ट्रांसक्राइब कहाँ पे होता है? देखिए, न्यूक्लियोलस में तो हमारा आरआरएनए कह सकते हैं, और ईआर गोल्गी बॉडी तो टीआरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सो बचा हमारा राइबोसोम। सो ये होगा इसका आंसर 85 है। उसके बाद चलते हैं 86। 86 में पूछा है, द वाल्स ऑफ ए ग्रीन हाउस
द वॉल्स ऑफ ए ग्रीन हाउस आउटडोर लेबोरेटरी इज मेड ऑफ। सो जो ग्रीन हाउस है, हम जनरली ग्रीन हाउस इफेक्ट का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस जो लैब होता है, उनका जो आउटडोर वगैरह रूम वगैरह किससे बना रहता है, वो बना रहता है ग्लास से। वो ग्लास से बना रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। सो ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस अलग है और ग्रीन हाउस यहाँ पे जो लैब या फिर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट अलग है। लेकिन एक फेनोमेनन नाम दिया गया था ग्रीन हाउस गैसेस, क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड था, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में जो हमारे गैसेस हैं, जैसे कि CO2, मीथेन, हमारे N2O और हमारे हो गए मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2O, ये सब जो गैसेस हैं ये क्या करते हैं, CFC वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं ना, हीट को ट्रैप करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी ग्रीन हाउस जो ग्लास से बने रहते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। पूछा है व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन द एनिमल्स हु फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर। देखिए ओन फीकल मैटर यानी कोप्रोस कहा जाता है, कोप्रोस। तो यहाँ पे कोप्रोस जो है मेसोट्रोपिक, ऑस्मोट्रोपिक, सैप्रोट्रोपिक यानी हम बोल सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। बट यहाँ पे फीकल मैटर पूछा है तो इसका आंसर होगा कोप्रोजोइक। कोप्रो यानी कि जो डंग वगैरह हो गया वहाँ पे जो भी मतलब कंज्यूम करते हैं उसको, कोप्रोजोइक। उसके बाद चलते हैं 88। व्हिच वन इज नॉट ए फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो था जेनेटिक वेरिएशन, ये रहा। उसके बाद था हमारा नेचुरल सिलेक्शन, ये रहा। और उसके बाद था आइसोलेशन, ये रहा। सो ये तो पॉइंट थे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के। जो नहीं था वो था सेक्सुअल सिलेक्शन इसके अंडर में नहीं आता, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में नहीं आता। चलते हैं 89 की ओर। पूछा है द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंदन। ये इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, USA में नहीं, केन्या में नहीं, इटाली में नहीं। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में, जो कि एक बटरफ्लाई में देखा गया था। उसके बाद चलते हैं 90 में। पूछा है व्हिच वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था, मीथेन गैस या फिर मिथाइल कार्बाइड, मिथाइल आइसोसियानेट या फिर मेलाथियोन। सो देखिए मिथाइल आइसोसियानेट ये था, मिथाइल आइसोसियानेट MIC, इसको इस तरह से याद रखते हैं MIC। और ये कब हुआ था, 3 दिसंबर, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद चलते हैं 91 की ओर। पूछा है द एसे नोड इज लोकेटेड इन द, एसे नोड कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारा लोकेटेड होता है राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है। हार्ट के राइट एट्रियम में एसे नोड लोकेटेड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। इन मैन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटेड। सो रेस्पिरेशन का बात कर रहा है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन, जहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। सो न्यूक्लियस में तो नहीं होता रेस्पिरेशन, न्यूक्लियोलस में भी नहीं होता, डिक्टियोजोम में भी नहीं होता, बचा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद चलते हैं 93 की ओर। पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं। ऑल वेन्स एक्सेप्ट वन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट वन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए इसका आंसर होगा क्या, सारे के सारे वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करते हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और अगर बात करेंगे ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारे के सारे आर्टरी नहीं कैरी करते सिवाय पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, C और D में से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर ये आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में इसको क्लियरली बताइएगा। उसके बाद 90